स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे आरएनए के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और डीएनए के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले जितने भी वीडियो थे उसमें। अब हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ना चाह रहे थे यहाँ पे कि डीएनए पैकेजिंग पढ़े थे लास्ट वाले वीडियो में। अब उससे आगे यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। अब डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो क्या है, तो हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर ऑफ डीएनए देखे थे, आरएनए देखे थे और किस तरह से वो बिहेव कर रहा था। तो पता चला ये कि डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है। तो डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिप्लिकेशन कर रहे थे। तो हम लोग अब रिप्लिकेशन की ही बात करते हैं यहाँ पे। यानी ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे डीएनए से क्या बनेगा, एक नया डीएनए बनने जा रहा है यहाँ पे। ये यानी क्या होगा, तो मैकेनिज्म बाय विच डीएनए फॉर इट्स ओन कॉपी, या और करके बोल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे रिप्लिका। क्या होगा, रिप्लिका। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ओवर ओल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट ऑफ मदर डीएनए। मदर डीएनए पे ये यानी यहाँ पे क्या होने जा रहा है, तो एकदम सिंपल से चीज़ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कि ये सपोज एक डीएनए है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। अब चलिए ये हमने दिखा दिया, ये 5' और ये 3', ये 3' और ये 5'। अब क्या होगा, तो ये डीएनए अपना एक नया कॉपी बनाने जा रहा है। तो नया कॉपी अब कैसे बनेगा, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो देखिए ये जो डीएनए जो स्ट्रैंड है, ये देखिए ये डीएनए स्ट्रैंड और ये एक डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे। ये अब ये क्या है, 5' है और ये 3' है, ये 3' है और ये 5' है। चलिए इसे भी ब्लू कलर से करते हैं ये। तो ये डीएनए स्ट्रैंड था ये। अब ये डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, पहले सेपरेट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सेपरेट हो जाएंगे ये। अब सेपरेट होने के बाद क्या होगा, तो इस स्ट्रैंड के फॉलो करते हुए यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम जिगजैग करके थोड़ा दिखा रहे हैं। देखिए इस ढंग से यहाँ भी क्या होगा, एक नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये जो नया स्ट्रैंड होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट। यानी अगर ये 5' है, ये 3' है, तो ये 3' होगा और ये 5' होगा। ये क्या होगा, 5' होगा और ये 3' होगा। तो इस नए स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक्चुअल स्ट्रैंड किसका होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का होता है। तो इस नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रिप्लिका। तो देखिए इधर भी एक रिप्लिका बना और यहाँ भी एक रिप्लिका बना। तो रिप्लिका एक्चुअल क्या है, तो एक न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो अब ये रिप्लिका कहलाया। तो ये जो ओल्ड वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट बोलेंगे। तो ये जो ओल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रैंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट कहते हैं ये। तो ये टेम्पलेट हो गया। इधर ये भी क्या कहलाएगा, टेम्पलेट कहलाएगा ये। तो ओल्ड जो स्ट्रैंड है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, और न्यू जो है उसको क्या बोलते हैं, रिप्लिका बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए ये एक डीएनए बन गया और ये भी एक डीएनए बन गया। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डॉटर डीएनए कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए। तो देखिए यहाँ पे ये दो डॉटर डीएनए का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया ये। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। अब कहेंगे इस तरह की एक जो डीएनए जो है अपना कॉपी सेल बना रहा है, इस तरह की प्रोसेस होता कहाँ है ये, तो जब हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे सेल डिवीज़न में क्या होता है। तो इस ढंग से अगर हम लोग बांट दें तो ये डिवीज़न फेज, और ये इस ढंग से G1, ये S, ये G2, और ये डिवीज़न फेज, इसको M फेज भी कहते हैं। तो इस S फेज में होता है, कहाँ होता है ये, यहाँ होता है डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये पता चला कि सेल डिवीज़न में
सेल डिवीज़न के दौरान डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होगा ये? तो लिख दें यहाँ पे ये एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कहाँ होता है ये? एस फेज में होता है ये क्या? डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक जो डॉटर डीएनए बना, एक नया जो डीएनए हमारे पास है, अब उसको अगर देखें हम लोग तो उसमें एक क्या है? ओल्ड है और एक न्यू है। एक ओल्ड है और एक न्यू है। अब यहाँ पे कभी कभी टर्म एक पूछता है रिप्लिकेशन की तरह सिमिलर है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा? तो जो डॉटर डीएनए होगा वो एग्जैक्ट कॉपी या फोटोकॉपी ऑफ द मदर डीएनए कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे अब बात होती है क्या कि यहाँ पे जो डॉटर डीएनए है उसके पास है क्या? तो डॉटर डीएनए के पास जो सिंपल दिख रहा है आप उसी चीज़ को बोलेंगे यहाँ पे। तो दिख क्या रहा है कि जो डॉटर डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड तो पहले ही वाला मदर डीएनए वाला है, एक नया स्ट्रैंड बना है यहाँ पे ये। यहाँ भी वही है, एक मदर डीएनए वाला स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड बना ये। तो डॉटर डीएनए के पास क्या है? तो एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, ये कह सकते हैं आप। तो जो रिप्लिका है यानी इन लिख सकते हैं यहाँ पे इन डॉटर डीएनए, इन डॉटर डीएनए क्या है? तो देखिए एक है रिप्लिका यानी ये न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड यानी क्या हो गया? तो ये न्यू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और दूसरा क्या होता है? टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट यानी ये क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड है ये। इसको बोलेंगे क्या? ये ओल्ड होगा, ओल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा ये, चेन ऑफ मदर डीएनए। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो आपको हमने बताया यहाँ पे ये। तो इन डॉटर डीएनए में ये है, यानी आप कह सकते हैं कि डॉटर डीएनए में मदर डीएनए से एक ही स्ट्रैंड आया, एक स्ट्रैंड यहाँ पे नया बना। अब ये जो न्यू यहाँ पे जो बन रहा है, इस टेम्पलेट को पैरेलल में जो बन रहा है रिप्लिका यहाँ पे, उस रिप्लिका का जो क्वांटिटी यानी क्या बोलेगा यहाँ पे? क्वालिटी एंड क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ बेसेस जो होगा दैट इज डिटरमाइंड बाय द टेम्पलेट। वो कौन डिटरमाइन करेगा? टेम्पलेट डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइन ये है यहाँ पे, ये क्या कि क्वालिटी एंड नंबर ऑफ बेस सीक्वेंस इन रिप्लिका is determined by टेम्पलेट। ये कौन तय करता है? टेम्पलेट। यानी इसकी क्या क्वालिटी होगी, किस तरह की बेस्ट सीक्वेंसेस होगा, जो नया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी रिप्लिका जो बनेगा उसमें जो बेसिस की सीक्वेंस होगा वो कौन तय करेगा? टेम्पलेट तय करेगा। यहाँ पर ये हो रहा है क्लियर ये। अब एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि इस डॉटर डीएनए को देख रहे हैं तो इसमें रिप्लिका एक न्यू स्ट्रैंड और ये टेम्पलेट एक ओल्ड स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि जो नया डॉटर डीएनए बना एक तरह से वो हाइब्रिड की तरह नहीं लग रहा है यहाँ पे कि एक ओल्ड है और एक नया बना, यानी एक पुराना और एक नया, एक ओल्ड और एक दैट इज़ न्यू, दैट इज़ कॉल्ड आप हाइब्रिड कह सकते हैं, क्योंकि एकदम बिल्कुल प्योर तो नहीं है वो, इसमें एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आप क्या बोलता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डॉटर डीएनए है आप इसको एक हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हो, एक हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ कहीं ना कहीं ये। अब ये हाइब्रिड टर्म इसलिए बोल रहे हैं कि एक नया और एक पुराना है, एक ओल्ड और एक न्यू टेम्प यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का यहाँ पे ये। तो इस तरह से एक जो डॉटर डीएनए है उसमें एक ओल्ड और एक न्यू है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 50% ही क्या हो गया? मदर वाली पार्ट है, 50% तो नया बना। उस 50% जो नया बन रहा है उसमें बेस्ट सीक्वेंसेस और क्वालिटी बल्कि यही तय कर रहा है। लेकिन क्या हो गया, जो पिछले जनरेशन से जो आगे आया मैंने जो नया बन रहा है उसमें तो 50% ही आ रहा है वो। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन यहाँ पे है वो क्या है? जस्ट हाफ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि जो रिप्लिकेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है? सेमी कंजर्वेटिव, यानी 50% क्या है यहाँ पे
ओल्ड वाला है 50%, न्यू स्ट्रैंड है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो कौन कंक्लूजन निकल रहा है इसी पॉइंट से, ये इससे निकाल सकते हैं हम लोग एक ओल्ड और एक न्यू से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कि डीएनए जो रिप्लिकेशन हो रहा है या जो एक नया डॉटर डीएनए जो बन रहा है इज कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। कैसा है ये, सेमी कंजर्वेटिव। ये पॉइंट निकल कर आया यहाँ पे। ये क्या होता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है यहाँ पे। ये तो ये चीज़ यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये अब हम लोग देखेंगे ये कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है यहाँ पे। ये तो आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। प्रोकैरियोट की अगर बात करें हम लोग तो प्रोकैरियोट में आप बोलते हैं जीनोफोर जो कहते हैं यहाँ पे। जीनोफोर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और प्लस सर्कुलर डीएनए कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। यानी इस तरह से अगर हम लोग दिखाए तो देखिए ये सर्कुलर डीएनए। ये अब यहाँ पे जो बोलते हैं कि जो रिप्लिकेशन होता है वो इस ढंग से, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से अगर रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो ये इस ढंग से ये कंप्लीट करते हुए यहाँ आकर फिर फिनिश होगा ये। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रोकैरियोट के केस में जो होता है वो ओरी जो होता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन वो क्या होता है, सिर्फ वन होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट में कैसा होगा, तो सिर्फ एक ही ओरी होने के वजह से यानी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सिर्फ एक ही होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेगा रिप्लिकेशन और फिर आकर यहाँ फिनिश हो जाएगा ये। इस तरह से प्रोकैरियोटिक में आप कह सकते हैं कि जो रिप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, मोनो रिप्लिकोनिक, रिप्लिकोनिक। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया रिप्लिकॉन से क्या बन रहा है, रिप्लिकोनिक बन रहा है। तो रिप्लिकॉन क्या है, तो ये है यूनिट ऑफ रिप्लिकेशन विच हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन, कंप्लीट रिप्लिकेशन। तो देखिए एक टर्म निकल कर आ गया क्या, रिप्लिकॉन से क्या बना, रिप्लिकॉनिक। तो ये रिप्लिकॉन क्या है, तो रिप्लिकॉन जो है वो यूनिट ऑफ रिप्लिकेशन है। क्या है, यूनिट ऑफ रिप्लिकेशन विच हेल्प इन कंप्लीट, कंप्लीशन बोल के बोलेंगे, कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन, जो रिप्लिकेशन के क्या कर रहा है, कंप्लीट करने में मदद करता है यहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लिकॉन। आपसे ही पूछा जाए यहाँ पे कि रिप्लिकेशन की यूनिट को क्या बोलेंगे, रिप्लिकॉन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पता चला रिप्लिकॉनिक होता है यानी सिंगल एक ही रिप्लिकॉन होता है यहाँ से, इसलिए कंप्लीट एक ही बार में कर लेता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक के केस में कैसा होता है, रिप्लिकेशन मोनो रिप्लिकॉनिक होता है यहाँ पे। अब हम लोग इस तरह से यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक में देखते हैं क्या होता है। यूकैरियोटिक, तो देखिए यूकैरियोटिक में आप जानते हैं क्या कि जो क्रोमोसोम है, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़े थे, क्रोमोसोम जो है इसमें मेजर कंपोनेंट आपको बताए थे कि एक हिस्टोन प्रोटीन है और प्लस क्या है, डीएनए है यानी न्यूक्लिक एसिड है ये। यानी यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यूकैरियोटिक के केस में क्या देखते हैं कि ये एक लीनियर क्या है, यहाँ पे ये एक डीएनए है। देखिए इस अंश से ये एक लीनियर डीएनए है ये। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कई यहाँ पे क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट है ये। यानी यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ एक R1, यहाँ से यहाँ ये R2, यहाँ से यहाँ ये R3 और यहाँ ये R4 बोल रही है। यानी यहाँ एक ओरिजिन है, ओरी है, यहाँ एक ओरी है, एक यहाँ ओरी हुआ, एक यहाँ ओरी हुआ। तो देखिए यहाँ पे कई क्या हो गए, ओरी साइट हो गए यहाँ पे, यानी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कई हो गए। इसलिए देखिए ये एक रिप्लिकॉनिक हो गया, यानी फर्स्ट रिप्लिकॉनिक, सेकंड रिप्लिकॉनिक, थर्ड रिप्लिकॉनिक, फोर्थ रिप्लिकॉनिक। तो यहाँ पे क्या यूकैरियोटिक में एक लीनियर डीएनए है और उसमें कई ओरी साइट होते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक के केस में जो रिप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा,
तो देखिए ये छोटे छोटे पार्ट्स में कई बार होगा रिप्लिकेशन, यहाँ से यहाँ कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, मल्टी रिप्लिकॉनिक। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या मिल गया, मल्टी रिप्लिकॉनिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी रिप्लिकॉनिक होगा। किसके केस में, ये यूकैरियोट के केस में, क्योंकि कई रिप्लिकॉन होते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, मल्टी रिप्लिकॉनिक कहेंगे यहाँ पे ये। तो ये था, पता चला हमें कि प्रोकैरियोटिक में कैसा है और यूकैरियोटिक के केस में ये कैसा होता है। सेमी कंजर्वेटिव भी आपको क्लियर करते हैं, ये वर्ड हो सकता है आपके ब्रेन में कोलाहल कर रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको कि ये सेमी कंजर्वेटिव। तो देखिए सेमी कंजर्वेटिव, फिर से एक लाइन बोलते हैं यहाँ पे कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन क्या था एक्चुअल में, ये सेमी कंजर्वेटिव। अब नाम से ही अगर स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे ये कि ये जो डाउटर डीएनए है यहाँ पे, ये डाउटर डीएनए हैविंग वन न्यू स्ट्रैंड ही लिखते हैं, जिसको आप रिप्लिका कह रहे थे, एंड वन न्यू स्ट्रैंड एंड अदर क्या होगा, या अनदर या अदर, एंड वन लिख देते हैं, एंड वन ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे, टेम्पलेट कहना शुरू किया, टेम्पलेट। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या यहाँ पे है, तो कहेंगे जो रिप्लिकेशन होता है और जिस डीएनए क्या होता है, एक डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। तो ओल्ड स्ट्रैंड कहीं ना कहीं क्या हो, मदर डीएनए का पार्ट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं यहाँ पे ये। तो ये था यहाँ पे डीएनए से बात जुड़ा हुआ, यानी रिप्लिकेशन से ये। अब होता है बात यहाँ पे रिप्लिकेशन होता कैसे है, तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कुछ यहाँ पे रिप्लिकेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसके रिक्वायरमेंट की बात करेंगे आगे, ये कि डीएनए रिप्लिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत हमें है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिप्लिकेशन ऐसे नहीं, कई स्टेप में होता है, मतलब एक साथ होता है। हम लोग इसको स्टेप वाइज समझने के लिए इसे हम लोग तोड़ देंगे, कई स्टेप में हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत क्या होता है, कैसे ये रिप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंजाइम को। एंजाइम आप जानते हैं, एंजाइम या प्रोटीन भी लिख सकते हैं। तो ये एंजाइम या प्रोटीन की बात करेंगे हम लोग। तो कौन कौन से एंजाइम या प्रोटीन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है ये, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे अगर लिखे तो एक हेलिकेज बोलते हैं, हेलिकेज एंजाइम, जिसको एक नाम और है अनवाइंडेज एंजाइम भी कहते हैं ये। अब इसका फंक्शन क्या होता है हम साथ में लिखते चलते हैं। ये क्या करेगा, जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा, कटिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो हेलिक्स है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ओपन करने का काम करता है ये। तो इसका काम क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या फिर और करके कह सकते हैं ये कटिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यानी अगर देखिए इस ढंग से अगर हम लोग दिखाते हैं ये कि एक डीएनए अगर है ये इस ढंग से ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जब एंजाइम आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ काटना शुरू करेगा, जिसका रिजल्टिंग क्या होगा कि देखिए इस तरह से ये फोर्क लाइक कंडीशन बन जाएगा कुछ। ये देखिए ये यहाँ देखिए ये कट कर चुका है, जहाँ तक ये खुलना शुरू हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पे हेलिकेज का फंक्शन है कि ये अनबाइंडिंग करना शुरू करिए। जो बाइंडिंग है यहाँ पे एक दूसरे के साथ है स्ट्रैंड का, वो यहाँ पे खुलना शुरू करता है, यानी उसे रिलैक्स करना शुरू करता है ये। दूसरा बोलते हैं यहाँ पे एंजाइम है, उसका नाम है SSB बोलते हैं ये, यानी इसका नाम भी है, जो फंक्शन है उस तरह का नाम भी है इसका। यहाँ पे बोलते हैं इसको, जब ये स्ट्रैंड जब ये काट कर खुलेगा तो ये फिर से क्वाइल न कर जाए, फिर से ये कहने कि आगे ये खोलते जाए और पीछे से ये क्वाइल करते जाए, तो उसे स्टेबलाइज करने का काम करता है कौन, ये SSB यहाँ पे ये। तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग
प्रोटीन या एंजाइम, यानी ये क्या करेगा, इसे फिर से क्या होगा, कॉइल नहीं होने देगा ये। तो ये फंक्शन हो गया किसका, एसएसबी का यहाँ पे ये। फिर इसके बाद अगर हम लोग थर्ड की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये टोपो आइसोमेरेज, ये एक एंजाइम है। अब ये दो तरह का होता है टोपो आइसोमेरेज, यहाँ पे फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब इसको गायरेज भी नाम दिया जाता है, कहीं कहीं बुक में लिखेगा इसे गायरेज नाम भी। अब ये किसका फंक्शन क्या होगा, तो थोड़ा आप समझें यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो देखे होंगे जो काफ़ी एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होता है, तो जब आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो जैसे कुछ दूर तक देखिएगा बड़ा स्मूथली खुलेगा, लेकिन फिर क्या होगा, कहीं कहीं पे जाकर वो नॉट की तरफ बन जाता है, यानी वहाँ से खुलना फिर काफ़ी क्या होता है, डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कहीं कहीं नॉट बन चुका, वहाँ पे क्या बोलेगा, एक सुपर कॉइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसके वजह से वो अब खुलना नहीं होता है, खुलता नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी वही होता है कि इस कटिंग के दौरान कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं पे एक सुपर कॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब सुपर कॉइल जब फॉर्म करता है तो ये हेलिकेज से क्या होता है, कट नहीं हो पाता है। उस केसेस में इस एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोपो आइसोमेरेज। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या काम करता है ये, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कि स्विबलिंग ऑफ सुपर कॉइल या अनवाइंडिंग ऑफ सुपर कॉइल, अनवाइंडिंग ऑफ सुपर कॉइल। अब ये सुपर कॉइल आप जानना चाह रहे होंगे, देखिए ये इस ढंग से, ये अब ये खुल चुका है यहाँ तक। इसके बाद ये डीएनए ऐसे दिखाया हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एकदम नॉट सा बन चुका है, एकदम गांठ सा बन चुका है। अब इससे आगे खुल नहीं रहा है और ना इस एंजाइम से कट हो पा रहा है। तो उस केसेस में क्या होगा, ये एंजाइम आएगा और पहले एक स्ट्रैंड को कट करके खोलना चाहेगा, यानी आपका जब उसमें नॉट बन चुका है तो आप क्या करते हैं कि वहाँ से कट भी कर सकते हैं। अगर एक वायर को कट करने से अगर वो खुल गया तो ठीक है, अगर नहीं कट होता है तो दोनों को कट कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए ये जो है वो एक को कट करता है और ये दोनों को कट करता है। तो अगर एक एक कट होने से अगर यहाँ पे स्विवलिंग हो चुका, खुल जाता है अगर नॉट, तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों को कट करके फिर ये कट करेगा। और इसके पास क्या है, तो जोड़ने की भी क्षमता है, इसे क्या करेगा, काटेगा और फिर स्विवल करके इसे क्या करेगा, इसे जोड़ भी देगा ये। तो ये था टोपो आइसोमेरेज का फंक्शन यहाँ पे ये। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम की जो जरूरत पड़ता है वो है प्राइमेज। अब यहाँ पे जो फोर्थ एंजाइम है वो है आरएनए प्राइमेज। देखिए ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर ऑन एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे क्या करता है, एक प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक प्राइमर का फॉर्मेशन। अगर सपोज मान लिए कि ये 5' है और ये 3' है, तो देखिए अगर मान लिए कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है रिप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक छोटा सा इस ढंग से ये क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा। क्या करेगा, ये आरएनए का, इसी को आरएनए प्राइमर कहते भी हैं। तो ये छोटा सा, यानी जस्ट क्या है आपको कि जैसे आपको दौड़ में भाग लेना है तो आपको क्या होता है, बताया जाता है वहाँ पे कि आपको कहाँ खड़ा होना है और कहाँ से आपको क्या हो गया, वो रनिंग जो है वो स्टेप जो रन वहाँ पे है, जो आपको जो कंपटीशन है उसमें आपको जो भाग लिया है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको कंपटीशन रनिंग, तो उस पॉइंट को वहाँ लोकेट किया जाता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। उसी ढंग से ये आरएनए प्राइमर जो यहाँ पे है, प्राइमेज जो है, आरएनए छोटा सा प्राइमर यानी छोटा सा आरएनए बनाता है और जस्ट मार्क करता है कि रिप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी जो आगे एंजाइम आने वाला रिप्लिकेशन करने के लिए उसके लिए मार्किंग कर दिया गया है कि यहाँ से आपको क्या करना है, रिप्लिकेशन करना है। तो ये काम करता है कौन, आरएनए प्राइमेज। इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो 5th नंबर जो एंजाइम है यहाँ पे उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
ये नेमिंग किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट भी है सेकंड भी है। इसको हम लोग बोलते हैं मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम, मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम। यही क्या होगा, रिप्लिकेशन का काम करता है। इसके बाद जो 6 नंबर जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्या काम करेगा यहाँ पे, तो ये जो प्राइमर है इसको क्या करेगा, यहाँ से हटाने का काम करेगा, और जो गैप होगा एक यहाँ पे नाम आएगा, आगे हम उस नाम को बताएंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो उस गैप को ये फिल करने का काम करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड fill the gap between ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का है, आगे हम बताएंगे इसको। तो ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के बीच जो गैप होता है उसे फिल करने का काम करता है, फिल्ड कर देंगे ये। और आरएनए प्राइमर, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन में आरएनए पार्ट थोड़ा सा बना था, तो आरएनए का तो कोई ज़रूरत है नहीं, वो तो जस्ट एक मार्किंग किया गया था कि रिप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम एयर। तो ये क्या करेगा, बाद में उसे हटा देगा और वहाँ पे एक नया डीएनए फॉर्म कर देगा। तो ये काम होता है। इसके अलावा एक बोलते हैं और करके हम लोग लिखें तो एक डीएनए पॉलीसेकेंड भी होता है। अब इसी काम को जो डीएनए पॉली फर्स्ट कर रहा है उसी काम को ये क्या करता है, सेकंड करता है। तो ये क्या होगा, फंक्शन सिमिलर टू डीएनए पॉली फर्स्ट, डीएनए पॉली फर्स्ट, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ क्या होगा, डीएनए पॉली फर्स्ट में काम करेगा, यानी इट एक्ट्स इन अब्सेंस ऑफ डीएनए पॉली फर्स्ट, डीएनए पॉली फर्स्ट, यानी डीएनए पॉली फर्स्ट जब अब्सेंट होगा तभी ये एक्ट करेगा। और इस काम के लिए, यानी जो काम कर रहा है डीएनए पॉली फर्स्ट, इस काम के लिए जो अगर दोनों में बोले कि परफेक्ट कौन है, तो डीएनए पॉली फर्स्ट ही क्या है, परफेक्ट है इस काम के लिए। यानी जब ये ना रहेगा, अब्सेंट होगा, तो उसके काम को ये कौन कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है। लेकिन इस काम को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को फिल करने के लिए और या रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर के लिए मोर एफिशिएंट एंजाइम कौन है, तो डीएनए पॉली फर्स्ट है यहाँ पे ये। इसके बाद एक और एंजाइम की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, उसका नाम है डीएनए लाइगेज बोलते हैं, सिर्फ लाइगेज के नाम से भी जाना जाता है उसे हम लोग। तो ये नेक्स्ट एंजाइम होगा यहाँ पे 7 नंबर, वो है कौन, लाइगेज या डीएनए लाइगेज भी कहते हैं। अब ये नाम है लाइगेज, मतलब जोड़ना होता है, तो इसका काम है क्या, तो इट हेल्प इन ज्वाइनिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन, या यह सिर्फ जोड़ने का काम करता है यहाँ पे। ये न्यूक्लियोटाइड चेन जो भी जो कटिंग हो रहा है, जैसे ये अगर जोड़ने की जरूरत पड़ा तो वहाँ पे कौन आएगा, ये ग्लू की तरह काम करेगा कौन, डीएनए लाइगेज। ये तो ये था यहाँ पे एंजाइम्स। हो रहा है क्लियर ये। इसके बाद आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट था। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ता है और एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ता है डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी जरूरत पड़ता है, और क्या, कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए। रॉ मटेरियल्स क्या, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो उस चेन के लिए बेस शुगर और फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगा। तो वो बेस शुगर फॉस्फेट का, दैट इज़ द रॉ मटेरियल। आप समझ रहे हैं इस बात को कि रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, बेस शुगर फॉस्फेट होगा ये। तो वो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आरएनए भी बना, तो उस आरएनए के लिए भी हमें चाहिए ये। और फिर क्या होगा, एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा डीएनए का, तो उसके लिए भी हमें चाहिए रॉ मटेरियल। तो एक रॉ मटेरियल होगा, उसके बाद उसमें एनर्जी का भी काफ़ी कंजम्पशन होता है, इसलिए एनर्जी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये। तो इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पे ये। चलिए आगे वाली वीडियो में।